स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीटीएस क्लासेस एंड आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज हम लेके चलेंगे बायोलॉजी का नया सफर। छोटा सा नया सफर है, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, ताकि और उन बच्चों को हम इस वीडियो के जरिए उनको भी एक छोटा सा ज्ञान मिल सके। जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे आपके फ्रेंड्स या आपके और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है ना। पहला है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है हम समझेंगे, मैं बताऊंगी आपको। सिलेबस क्या है इसमें वो भी मैं बताऊंगी आपको, है ना। ओवरव्यू इंट्रोडक्शन बताऊंगी, एक छोटे से ओवरव्यू में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी बायोलॉजी का। चैप्टर्स बताऊंगी मैं आपको फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, है ना। सभी कंपटीशन में आने वाले बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी नहीं आती है, बायोलॉजी आती है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि किसी में कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ कम पूछे जाते हैं ना। बट बायोलॉजी आती जरूर है, चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 10% आए, चाहे 20% आए। वो सारे डाउट्स आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरल साइंस, घरेलू, अधिकतर सभी स्टूडेंट्स के घर में छोटे मोटे नुस्खे तो होते ही होंगे घर में, है ना। हाथ पैरों में दर्द है, बुखार है, टैबलेट नहीं लेना जरूरी होता है। अंग्रेजी दवाइयां खाने से ज्यादा इंसान या ह्यूमंस अपने घर में, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, है ना। दाई वगैरह होते थे, वैद्य वगैरह होते थे, वो सब घरेलू नुस्खों से ही ठीक करा करते थे। इसीलिए हम बायोलॉजी को जनरल साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर हाईलाइट इसको मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको भी पता है बायोलॉजी एक वर्ड है, बट ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 2 किताबें आती हैं बायो में, इसीलिए इसको बायोलॉजी कहते हैं। इसकी 2 पार्ट्स हैं, उनको भी देखेंगे। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, थर्ड है सिलेबस ओवरव्यू। एक सिलेबस का मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको दूंगी इस वीडियो में। सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी आपको इस वीडियो में और इंट्रोडक्शन जानेंगे। सभी चैप्टर्स का मैं एक छोटा छोटा, सभी टॉपिक्स को मैं एक बेसिकली जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो में पढ़ाऊंगी ही, बट अभी इंट्रोडक्शन में हर टॉपिक का दूंगी आपको एक छोटा सा, बिल्कुल, है ना। समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे सिलेबस। सिलेबस का ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय पहला है। सेकंड है सेल, जिसको कोशिका कहते हैं। थर्ड है टिश्यूज, जिसको ऊतक कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, है ना। ये पचाने की क्रिया है, इसको पाचन तंत्र कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। 5वां टॉपिक क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। छठा ब्लड है, रक्त है। ब्लड को हाईलाइट, मतलब अलग से टॉपिक मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है ब्लड, बट ब्लड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं टॉपिक जब लंबा पढ़ाऊंगी आपको डिटेल, मतलब लॉन्ग वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब ब्लड को मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ब्लड बहुत लंबा टॉपिक है, इसको इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है कि ब्लड छोटी टॉपिक नहीं है ना। 7 नंबर पर है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। 9वां है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वास लेने की क्रिया, है ना, श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। एक्सीलेटरी सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्ट डिजीज पढ़ेंगे, बीमारियां। ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो, बीमारियां तो होती ही है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। किसी को देर में होती है, किसी को जल्दी हो जाती है, बस फर्क इतना सही है। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पोषक, यहाँ पर पोषक होगा, इसको गलत, ये गलत है, पोषक तंत्र। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पोषक तंत्र कहते हैं जिसको। ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ग्रंथियां होती हैं, है ना, ह्यूमंस में ग्रंथियां होती हैं जिसको ग्लैंड्स कहते हैं। 14वां टॉपिक है 14, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण, इसको भी पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। अदर फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। 16 नंबर पर है बॉटनी, दिख नहीं रहा होगा आपको। 16 नंबर पर पढ़ेंगे बॉटनी, है ना।
आइए इसको लंबा मतलब हर टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है जनरल साइंस से रिलेटेड भी है और इंट्रोडक्शन ऑफ सेल भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल भी है। सेल क्या है हमें तो पता नहीं है, कैसे है कैसी नहीं है, कैसे वर्क करती है कैसे नहीं करती है, क्या होती है किस तरीके की होती है, कैसी दिखती है ना, हमें तो पता ही नहीं है सेल। इसीलिए एक चीज और सबसे बेसिकली ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि बायोलॉजी को कभी भी विदाउट डायग्राम के नहीं पढ़ा जा सकता। विदाउट डायग्राम, उसके साथ में एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी होता है, फ्लो चार्ट के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। बट जैसे मैंने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेल वॉल क्या होती है, आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि डायग्राम नहीं है आपके पास में ना। इसीलिए हम इसमें बताएंगे आपको कि कोई भी, अभी मैं आपको मतलब ऐसे दिखा रही हूँ डायग्राम्स को, बट जब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ये डायग्राम अपने हाथों से बनाकर एक्सप्लेन करेंगे। इसको देखकर डरना नहीं है, तो इतना बड़ा डायग्राम है, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसको हम एक छोटे वे में सिंपल सिंपल तरीके से बनाकर पढ़ाऊंगी मैं आपको, आप उसको पढ़ेंगे, है ना। अभी ध्यान देते हैं। स्क्रीन पर आपको आपको दो मतलब सेल्स दिख रही हैं, इसमें से कौन सी ह्यूमन सेल है कौन सी प्लांट सेल है, आइए मैं बताती हूँ आपको, है ना। पहली वाली जो है प्लांट सेल है। फर्स्ट नंबर पर जो बनी हुई है इसको प्लांट सेल कहते हैं, इसको कहते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल, सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी जिसको कहते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसको कहते हैं सेल, जिसको कहते हैं हिंदी में कोशिका, हिंदी में कहते हैं कोशिका से पूरा मतलब दिख रहा है आपको। सबसे ह्यूमंस में भी ऐसा होता है, प्लांट्स में भी ऐसा होता है। सबसे पहली इकाई जो होती है यूनिट ऑफ सेल, लिख लेंगे। ये मेजरली पूछ सकते हैं आपको, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। यूनिट ऑफ सेल, तो लिखेंगे सेल, हिंदी में कहते हैं कोशिका। इसको हाईलाइट भी कर सकते हो टॉपिक को कि ह्यूमंस में पाई जाने वाली सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं सेल, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। सबसे पहले डेड सेल्स को खोजा गया था, मरी हुई सेल्स को खोजा गया था, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, जिसको सबसे पहले डेड सेल्स को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। और उसके बाद लिविंग सेल्स को खोजा गया था, लिविंग सेल को एंटनी वॉन लीवेन हुक ने खोजा था, लिविंग सेल्स को भी खोजा था। इसके बाद में मतलब जंतु कोशिका हमने देख लिया, पादप कोशिका भी देख ली, हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं आपको। ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका, इसको कहते हैं जंतु कोशिका हिंदी में। हम डायग्राम की मदद से सिस्टमैटिक तरीके से पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगी, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों बिल्कुल भी, है ना। आपकी मैडम आपको बिल्कुल एक छोटी सी बेसिकली चीजों से लेकर हर चीज एक्सप्लेन करेंगी। जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, जो भी क्लियर करना हो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। टिश्यूज क्या होते हैं, ऊतक, ऊतक क्या होते हैं। अभी मैंने आपको सेल पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक मैंने पहला टॉपिक आपको सेल पढ़ाया था। सेल में जब हम ढेर सारी सेल्स को पढ़ते हैं, जब हम ढेर सारी सेल्स को इकट्ठा करते हैं, ये सेल्स होती हैं। सेल्स को जब इकट्ठा किया गया तो क्या बना, टिश्यूज बना, टिश्यूज बना। टिश्यूज क्या होते हैं, ऊतक कहते हैं हिंदी में टिश्यूज। जब मैं मूव ऑन कर रही हूँ, जैसे हाथ हिला रही हूँ, पैर हिला रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, है ना, ये सारी चीजें टिश्यूज ही तय करता है। कौन सा टिश्यूज तय करता है, मस्कुलर टिश्यूज, है ना। मस्कुलर टिश्यूज तय करता है कि मूव ऑन करना कैसे है, अपने हाथों को मूव करना कैसे है, कैसे नहीं मूव करना है। अभी मैं खड़ी हूँ ना, मैं डोल रही हूँ इधर, ना इधर डोल रही हूँ, ना मैं गिर रही हूँ, है ना। ये सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से
मस्कुलर टिश्यूज डिपेंड, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम मूव ऑन कैसे करेंगे। और एक बात याद रखना है कि ह्यूमंस में पाई जाने वाली टिश्यूज हैं, ये ह्यूमंस में पाई जाने वाली टिश्यूज हैं और इसको प्लांट्स में पाई जाने वाली टिश्यूज हैं। जब हम टॉपिक लंबा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, चैप्टर में आपको मैं टिश्यूज भी एक्सप्लेन करूंगी, टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। इन चीजों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ गया है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचन तंत्र किसको कहते हैं। आप, अभी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सेल्स पढ़ा है हमने, टिश्यूज पढ़े हैं हमने, है ना। तो सबसे पहले क्या है, सेल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा है सेल्स। सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यूज बना। टिश्यूज से मिलकर क्या बना, ऑर्गन बने। ऑर्गन से मिलकर क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम बना। जब ढेर सारी सेल्स इकट्ठा होंगी, जब ढेर सारी सेल्स इकट्ठा होंगी इस तरीके से, तब टिश्यूज बनेंगे। ढेर सारी जब सेल्स इकट्ठा होंगी तब टिश्यूज बनेंगे। जब ढेर सारे टिश्यूज इकट्ठा होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गन्स ही हैं, इनको ऑर्गन्स कहते हैं, है ना। दो पार्ट्स में कर दिया क्योंकि ऐसे लंबा नहीं आता, इसीलिए आपको मैंने काट कर दिखाया है। जब ढेर सारे ऑर्गन्स बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। हमारी बॉडी भी एक ऑर्गन सिस्टम ही है, ढेर सारी सेल से मिलकर बनी है, ढेर सारे टिश्यूज हैं इसमें, है ना। ढेर सारे ऑर्गन्स भी, अलग अलग पार्ट्स भी है ना, लिवर है हमारा, है ना, हमारा हार्ट है, हमारी फिंगर्स है, हमारी मतलब बहुत सारी चीजें हैं बॉडी में, ऐसे का है ना। स्टमक हो गया हमारा, है ना। अभी देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र, अब हम खाते हैं जिस तरीके से, है ना, फूड हमने खाया, मुंह से खाया हमने, है ना, मुंह से लेकर यहाँ से गया, ग्रास में कैसे गया, पेट में गया हमारे, है ना। पेट में कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। डिटेल में देखेंगे कि मुंह है, मुंह में यहाँ से फूड जाएगा। अभी मैं बेसिक बता रही हूँ आपको, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी लॉन्ग वीडियो में आपको, जब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं, है ना। अभी देखो, फूड यहाँ से मुंह के अंदर गया, माउथ में खाएंगे, माउथ दिख रहा है आपको, है ना, लिखा हुआ है, माउथ में खाएंगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है, ये लार ग्रंथियां हैं, इनको कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां कहते हैं इनको। ये मुंह से हम खाना खाएंगे, है ना। अब मुंह का काम तो पचाने का है नहीं, पेट में जाएगा खाना, है ना। अब खाना पेट में कहाँ पर पचता है, पेट तो पचाता नहीं है ना। स्टमक तो खाना पचाता ही नहीं है। मुंह से खाना खाया, ग्रास नलिका में गया, ग्रास नलिका से हम देखेंगे अमाशय में खाना आया। अमाशय क्या है, स्टमक, इंग्लिश में कहते हैं स्टमक। अमाशय में खाना आया। अब कहो कि यहाँ पे स्टमक खाना पचा दिया, ऐसा तो है नहीं। अब भाई हमने खाना खा लिया, खाना पच गया, सबको इतना ही पता है, लेकिन अमाशय खाना नहीं पचाता है। कौन खाना पचाता है, ये। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं छोटी आंत कहते हैं इसको, है ना। और इसको छोटी आंत कहते हैं। सबसे पहले खाना छोटी आंत में पचता है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत में यहाँ से होता हुआ ऐसे जाएगा, जिसको अनस के द्वारा वेस्ट मटेरियल हम निकालते हैं, है ना। फ्रेश होने में हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। छोटी आंत में खाना पचेगा, छोटी आंत से बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना। उसके बाद जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत खाना जो है वेस्ट मटेरियल बना देती है, कचरा हो जाता है वो तो पेट में, वो अनस के द्वारा बाहर आ जाता है। इतना सारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको मैं डिटेल्स में जब आपको आगे पढ़ाऊंगी टॉपिक बाय टॉपिक तब देखेंगे हम। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। अभी तो सबको पता है हमारा हार्ट इस तरीके का होता है ना, हमारा हार्ट इस तरीके का होता है, बट किसी को ये नहीं पता है कि हार्ट हमारा सिर्फ खून को ले जाने की क्रिया संपन्न करता है, ना कि हमारा ब्लड मतलब पंप करने की क्रिया करता है। सिर्फ और सिर्फ पंप करने की क्रिया को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
इसके 2 पार्ट्स है ना, अभी मैं देखेंगे। जैसे यहाँ से गया छोटा से, है ना, ब्लड पंप करता है, मटेरियल वैल्यू भी पढ़ेंगे, लेफ्ट वेनिट्रिकल पढ़ेंगे, है ना, सेप्टम्स भी पढ़ेंगे। इस तरीके से हम ब्लड के बारे में, है ना, ब्लड का काम है फेफड़ों तक ब्लड को लेके जाने का काम है। उसमें श्वास मतलब और मतलब फेफड़े ही तो देंगे ऑक्सीजन, ब्लड के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ये सिर्फ ब्लड को छानने का काम करता है। क्या करता है? प्यूरिफिकेशन करता है ब्लड का। प्यूरिफिकेशन लिखेंगे, प्यूरिफिकेशन करता है ब्लड का। सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से, कुछ भी बड़ा नहीं है इस टॉपिक में, है ना। प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड को छानने का काम करता है, छानने का काम करता है। ब्लड खून को छानने का काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है, प्यूरिफाई करता है, जिसको शुद्ध कहते हैं। शुद्ध करने का काम ब्लड का काम है। ब्लड का काम क्या है? सिर्फ शुद्ध करने का है, छानने का है, ना कि ब्लड ऑक्सीजन मिलाता है। ब्लड क्या करता है? छान कर इसको, ब्लड को किसके पास पहुंचाता है? फेफड़ों के पास। हमारे ह्यूमंस के लंग्स जो होता है ना, उनके पास पहुंचाता है। आगे देखते हैं, बाकी डिटेल्स में मैं आगे बताऊंगी आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? अभी क्या है? सेंट्रल तंत्रिका तंत्र भी जिसको कहते हैं, तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक होता है ब्रेन, एक होता है ब्रेन जिसको कहते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क भी कहते हैं जिसको। दूसरा टॉपिक है इसमें मेरा रज्जु। मेरा रज्जु क्या है? ध्यान रखेंगे, मेरा रज्जु क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है मेरु रज्जु। हिंदी में कहते हैं इसको मेरु रज्जु। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी मैंने बताया मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड ये रही, है ना। अब देखते हैं, इसको तो आराम से हम पढ़ते रहेंगे, इसको आराम से पढ़ते रहेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अपने ऊपर प्रैक्टिकली करते हैं। आगे से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब भूल गई, है ना, मुझे तो सब कुछ याद है, तभी मैं समझा रही हूँ आपको, है ना। बट ऐसा है कि ब्लड मतलब जैसे ह्यूमंस की बॉडी को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो तंत्रिका तंत्र ही करती है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। मध्य होता है, पश्च होता है, अग्र होता है, सबसे आगे वाला भाग अग्र होता है। जैसे मैं खड़ी हूँ अभी, ना मैं इधर डोल रही हूँ, ना इधर डोल रही हूँ, ना मैं उल्टा सीधा पढ़ा रही हूँ आपको, है ना मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, ना मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कुछ भी क्रिया करने के लिए सबसे पहला सिग्नल जो होता है तंत्रिका तंत्र ही देती है ह्यूमंस की बॉडी को, है ना। अभी मैं खड़ी हूँ, ये हमारा अग्रभाग है ना, प्रैक्टिकली समझेंगे। ये हमारा अग्रभाग है, जिसको अग्र कहते हैं ना। ये बीच का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं दूसरा मध्य भाग होता है। थर्ड जो होता है गर्दन से जुड़ा हुआ भाग जो होता है हमारी बॉडी में, उसको मध्य पश्च भाग कहते हैं, जो जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, रीढ़ की हड्डी जहां से जुड़ी हुई होती है। मेरा रज्जु भी जिसको कहते हैं, वो यहीं से बनती है, यहीं से निकलती है। इसीलिए हमारी बॉडी में 3 भाग रखे गए हैं। फॉरहेड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, रिड ब्रेन होता है। अभी मैंने बताया अग्र होता है, अग्र भाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग होता है, बट इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरहेड ब्रेन। फॉरहेड ब्रेन लिखा है आपको, ये फॉरहेड के तरीके से स्ट्रक्चर आपको फॉरहेड के तरीके से दिखाया गया है, बट ऐसा नहीं है। आगे 3 भाग होते हैं। जैसे जैसे मैं मतलब घूमूंगी, वे में घूमूंगी, जैसे ऐसे खड़ी हूँ तभी मैं आपको पीछे का हिस्सा और यहाँ का हिस्सा दिखा रही हूँ, मध्य का और पश्चिम का भाग दिख रहा है आपको, है ना। इसी तरीके से ये फॉरहेड है, आगे का हिस्सा फॉरहेड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने आपको 3 समझा दिया, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, इसीलिए 3 हेड ब्रेन ये रहा। पीछे की चीज मैंने जो बताई आपको, ये यही चीज है ना। आगे देखते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र क्या है भाई?
है ना। ये तो मुझे दिख रहा है ऐसा भूत भूत तरीके से दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है, डरो नहीं, बच्चों आराम से मस्ती में काट देंगे, है ना। क्या है स्केलेटन सिस्टम, जिसको कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या है कंकाल तंत्र। अब भाई हमको तो ये दिख रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आवत है ना, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आवत है इसको देख के। आगे क्या पढ़ेंगे, हेमिरस, इतने हिस्से को कहते हैं हेमिरस। हमें ना व्यस्त करते हुए, बर्बाद करते हुए हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र को, जिसको इतने हिस्से को कहते हैं हेमिरस। हेमिरस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, एक हड्डी। आपको बस इतना से याद रखना है कि कंकाल तंत्र बेसिक बोन से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है ना। यहाँ पर हेमरस है, हेमरस में सिर्फ एक हड्डी पाई जाती है, ओनली वन हड्डी पाई जाती है, ओनली वन बोन होती है। यहाँ से इतने में आने वाली जो पार्ट होगा हिस्से का, उसको कहते हैं कार्पल्स, जिसमें टू बोन्स होती हैं, जिसमें इसके बाद यहाँ पर होती हैं 5 बोन्स, है ना। इतने हिस्से में 12 बोन होती हैं। कुल देखेंगे हम 8 बोन्स भी होती हैं, है ना। फिंगर्स में तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना हमारी फिंगर्स। तो काउंटिंग में भी बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तब भी हम खुद भी मैथ्स लगाते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, काउंटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तब हम फिंगर्स लेते हैं। फिंगर्स में 3 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है ना। इसी में 3 तरीके की हड्डियां भी होती हैं। यहाँ पर होती हैं हड्डियां, यहाँ पे मतलब टूटी हुई होती हैं, टुकड़ों में होती हैं हड्डियां, बट इतने में 3 3 हड्डियां होती है ना। अंदाजा लगा सकते हो, एक पूरी बोन में 30 हड्डियां होती हैं, सिर्फ 30 हड्डियां, 30 इसमें होती हैं, 60 हड्डियां तो हमारे हाथ में ही हो गई। टोटल बोन्स कितनी होती हैं, टोटल बोन्स 206 होती हैं एक ह्यूमन में। एक ह्यूमन में, एक अडल्ट ह्यूमन में, एक अडल्ट बच्चा जो होता है या मैन होता है, वुमेन होती है, उसमें देखेंगे टोटल 206 हड्डियां होती हैं। बट नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी, इसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ये याद रखने वाली चीज है, सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है बच्चों। जैसे आप कहोगे कि अडल्ट में मैडम 206 हड्डियां हैं, और न्यू बॉर्न बेबी में 300 हड्डियां कैसे हो गई, है ना। तो समझने वाली बात है कि 300 हड्डियां, बच्चे में 300 हड्डियां हैं और हम बड़े हो गए, हमें 206 ही दिए भगवान जी ने, है ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल डरो नहीं, 206 ही निकलेंगे, है ना। अब देखो, जब वो नया बच्चा होता है तो उसमें टुकड़ों में हड्डियां होती हैं, अभी वो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है ना। लेकिन जब वो बड़ा होगा, धीरे 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 जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें हड्डियां जुड़ती जाएंगी, वैसे वैसे हड्डियां जुड़ती जाएंगी। जब हड्डियां जुड़ जाएंगी तब 206 हड्डियां ही बचेंगी उसमें, जो एक अडल्ट ह्यूमन में होती हैं। अभी बेसिक जान रहे हैं हम लोग, आगे देखेंगे लेग्स पढ़ेंगे तब इसमें मतलब टोटल 12 होती हैं, एक में 8 हड्डियां होती हैं। हम आपको टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे आपको डिटेल्स में। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने भाई सेकंड टॉपिक आपको ब्लड पढ़ाया था, जाहिर सी बात है ब्लड में मैंने आपको पंप करने की क्रिया बताई थी, वो पंप करने की क्रिया ब्लड जो है वो फेफड़ों के पास ही भेजता है ना। ब्लड जो है छान कर ब्लड को अपने शुद्ध कर कर, प्योरीफाई कर कर लंग्स के पास भेजता है। लंग्स क्या करता है भाई, लंग्स क्या करता है भाई, हम सांस तो नाक से लेते हैं, कोई कोई मुंह से भी लेता है, कोई कहेगा कि हम सांस नहीं लेते हैं मैडम, रोक लेते हैं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं रोक सकता सांस, है ना। अब देखो, इतने बड़े बड़े फेफड़े दिए हैं भाई हमें, इतने बड़े बड़े फेफड़े दिए हैं ना, इतने बड़े बड़े फेफड़ों से सांस लेंगे, फेफड़े खुलते हैं, बंद होते हैं, जैसे ब्लड हार्ट भी ऐसे पंप करता है, इस तरीके से फेफड़े हैं, खुलकर बड़े हो जाते हैं, पिचक के छोटे हो जाते हैं, सही है, सेम ऐसा ही है। ब्लड इसके इसके पास भेजता है ना। ये इसका राइट लूब है, ये इसका लेफ्ट लूब है, ध्यान से देखेंगे। ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़े ही करते हैं, ना कि ब्लड करता है, ना कि सिर्फ ब्लड प्योरीफाई करता है ब्लड, है ना। आगे देखेंगे, इसको जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ब्रोनिची भी होता है, इसको भी पढ़ेंगे ध्यान से, इन चीजों को भी एक्सप्लेन करूंगी। ट्रिचिया कहते हैं इसको, ठीक है, इस हिस्से को ट्रिचिया कहते हैं। आगे देखते हैं, टाइम में बर्बाद करते हुए समय के साथ देखेंगे एक्सीरेटरी सिस्टम क्या है भाई। उत्सर्जन तंत्र दिख रहा है हमको तो, है ना स्क्रीन पर,
अब उस उत्सर्जन तंत्र क्या है देखते हैं ना। हमको तो भाई किडनी दिख रही है, वो भी एक दिख रही है, अंदर सा कटा हुआ इसका दिख रहा है उसका, तो है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, एक किडनी हो गई, एक किडनी हो गई, इसको किडनी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड है ये। किडनी का काम है यूरिन बनाने का, है ना। जैसे ब्लड का काम है पंप करने का, उसको छानने का, शुद्ध करने का, प्योरीफाई करने का, वैसे ही किडनी का काम है यूरिन बनाने का। और यूरिन जब, ऐसा नहीं है अभी मेरा मन हो रहा है मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको, हम आपका मन है आप देख रहे हो मेरी वीडियो को, वरना आप भी बंद करके चले जाओगे, आपका मन है भाई, है ना। लेकिन बॉडी हमारी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, बॉडी को यूरिन बनाना ही पड़ेगा, है ना। अब हमारी बॉडी में वाटर जा रहा है, वाटर का रिलीज भी तो करना है ना कहीं, ऐसा तो है नहीं पानी भरता जाएगा बॉडी में, भरता जाएगा, इतना तो स्टोरेज ही नहीं है बॉडी में, है ना। इसी तरीके से देखेंगे, यूरिन का काम, यूरिन बनाने का काम जो है वो किडनी करती है, नेफ्रॉन के पास भेजकर। इतनी सारी आपको कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ये सब की हम पढ़ेंगे, है ना। क्यूटर होता है, और ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, मेडुला होता है ना, मेडुला, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, कैप्सुला होता है, ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी जब टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो बच्चों बताना, है ना। डिजीज पढ़ेंगे आगे। बीमारियां क्या होती हैं, पौधों में भी होती हैं, है ना, ह्यूमंस में भी होती है, किसी को बहुत ज्यादा होती है, किसी को बहुत कम होती है, ऐसा भी है ना। किसी को बहुत ज्यादा भी होती हैं, किसी को बहुत कम भी होती हैं। और बैक्टीरिया क्या है, इसमें बैक्टीरिया दिख रहा है, बैक्टीरिया का मैंने नाम एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। वायरस, इसको कहते हैं वायरस, इसको कहते हैं बैक्टीरिया, को कहते हैं बैक्टीरिया। अभी हाल ही में क्या हुआ था, अभी हाल ही में एक ऐसा मतलब डिजीज आई थी जिसको कहते हैं हम लोग राइब्डो, राइब्डो नाम की डिजीज आई थी, जिसमें क्या होता है कि कुत्ते के काटने से वो बीमारी फैलती थी, कुत्ते के काटने से राइब्डो नाम की बीमारी फैलती थी। वो किसके द्वारा आई थी, वो एक वायरस के द्वारा आई थी, वो एक वायरस के द्वारा आई थी, क्योंकि राइब्डो नाम का एक वायरस था जो कुत्तों से पाया जाने वाला था, कुत्तों में मिलता था, डॉग्स में मिलता था, जो ह्यूमंस को काटने पर उसके दांतों के द्वारा ह्यूमंस में इंजेक्ट हो जाता था, ह्यूमंस के अंदर आ जाता था। इंजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, अब भाई डिजीज तो डिजीज होती है ना, वो तो अपना काम करेगी। वायरस पहुंचा, एंटीबायोटिक से लड़ने लगा अंदर, है ना, हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स भी पाए जाते हैं, ऐसा वो लड़ने लगा, है ना। लड़ने के बाद क्या हुआ, उसने अपने लक्षण छोड़ दिए, ह्यूमंस की बॉडी में अपने लक्षण छोड़ दिए, जिसके कारण क्या हुआ, राइब्डो नाम का एक वायरस, जिस अगर वो काट लेता है, कुत्ते के काटने से ह्यूमंस में वो पहुंच जाता है वायरस, तब क्या होता है, वो कुत्ते की तरह लार गिराना, कुत्ते की तरह भौंकना, कुत्ते की तरह चलना, कुत्ते की तरह जमीन को खोदना, कुत्ते की तरह हरकत उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से वो मतलब पागल हो जाता है, ह्यूमंस तो पागल ही हो जाएगा भाई, है ना। ऐसे में क्या है, राइबोस नाम का टीका है, राइबोस नाम का टीका है, राइब्डो नाम की बीमारी है, लिख लेंगे, राइब्डो नाम की बीमारी है राइबोस, राइबोस नाम का टीका है जो इस बीमारी से बचाता है ना, ऐसे सिम्टम्स होने से बचाता है, ऐसे सिम्टम्स पाए गए थे, इसीलिए मैंने आपको बताया, है ना। और ये तो एक छोटा सा हो गया, आगे हम जब टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको फंजाई भी बताऊंगी, प्रोटोजोआ भी बताऊंगी, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। दूध से दही भी बनता है, तुमको लगता होगा, सभी बच्चों को लगता होगा भाई दूध से दही बन गया, दूध खराब हो गया, फट गया, अब क्या हो गया, दही बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि साइंस से रिलेटेड देखोगे तो सब कुछ पता चलेगा आपको कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी के वजह से हो। ऐसा नहीं है दूध फट गया, खराब हो गया, खराब किसने किया भाई, इसमें कोई लक्षण होंगे, कुछ ऐसा, ऐसी डिजीज आई होगी, ऐसी बीमारी लगी होगी दूध को, है ना।
एक बैक्टीरिया ऐसा है जो दूध से दही बनाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। उसका बायोलॉजिकल नेम है लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने का काम करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो पूछा जा सकता है शायद, है ना, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करना वीडियो में, है ना, कि गंगा जल के पानी में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से पानी खराब नहीं होता है अधिक समय तक रखने के बाद भी, है ना, अधिक समय तक रखने के बाद भी गंगा जल का पानी जो गंगा से निकलता है ना, गंगा तो एक नदी है भाई, सबसे बड़ी रिवर है भाई, है ना, उसमें से निकलता हुआ पानी जो भर भर के लाते हैं सब भाई, है ना, कहते हैं बहुत शुद्ध होता है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करना हो वीडियो में कि गंगा जल में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं पड़ते, है ना। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। डिटेल्स में मैं आपको बताती रहूंगी सब कुछ, लॉन्ग वीडियो अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ, कंटेंट बता रही हूँ इस तरीके से पढ़ने का, है ना। जो चीज समझ में आ रही है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। न्यूट्रिशन क्या है भाई, पोषक तत्व क्या है ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत सारी चीजें हैं स्क्रीन पर देखो। अब कुछ बच्चे जंक फूड खाते हैं, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होता है ना, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई कोई बहुत मोटा होता है, कोई कोई बहुत पतला होता है ना, उसको प्रोटीन की कमी है। समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, ये भी प्रोटीन की कमी है ना। समय से पहले आंखों में धुंधला दिख रहा है, ये भी प्रोटीन की कमी है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हरी सब्जियां खाने से हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, झुर्रियां आ रही है, हड्डी में रूखापन आ रहा है ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम पोषक तंत्र में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हरी सब्जियों का सेवन हमको करना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां ही हमको बचाती हैं। कई ऐसी डिजीज होती हैं, अभी मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया है डिजीज क्या है। डिजीज इसीलिए होती है क्योंकि हमारा खान पीन ही अच्छा नहीं होता है। घर में पालक बन रही है, बच्चे कहते हैं नहीं खाएंगे, है ना, घर में करेले बन रहे हैं, बच्चे कहते हैं नहीं खाएंगे। बट हरी सब्जियां ही ऐसी हैं, लेकिन हरी सब्जियां ही ऐसी हैं जो बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। न्यूट्रिशन है, पोषक तंत्र है ना, पोषक तंत्र ही है। ऐसा हमने पढ़ा था विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है ना। ऐसे हमने तो खाया ही नहीं है भाई विटामिन ए क्या, किसमें मिलता है किसमें नहीं मिलता है, पोषक है ना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी, इसको नाइट ब्लाइंड भी कहते हैं इंग्लिश में। लिखते चलना साथ में, नाइट ब्लाइंड भी कहते हैं। जो आंखों से धुंधला दिखता है, समय से पहले आंखों से धुंधला दिखने लगता है, कलर ब्लाइंड भी हो जाता है लोगों को, जिसमें कलर में डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा फेसबुक, फेसबुक का कलर पहले लाल था, अब नीला कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? कलर ब्लाइंड की वजह से। कुछ लोगों को नीले कलर में दिक्कत नहीं होती है देखने में, बट लाल कलर जब था पहले हमारे यहाँ, जब फेसबुक का कलर लाल था, उनको नीला दिखाई देता था, किसी को हरा दिखाई देता था, ये भी डिजीज है। हम हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, हमारे दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है ना, बाल नहीं झड़ते हैं, बाल किसी के बहुत ज्यादा झड़ते हैं, प्रोटीन की कमी से होता है ना, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन कहाँ से आएगा? पालक से आएगा, हरी सब्जियों से आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हरी सब्जियों का सेवन करिए। बस ग्रंथियां पढ़ते हैं, ग्रंथियां क्या है, ग्रंथियां क्या है, ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, है ना। हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन आ सकता है, आपको नोट कर सकते हो आप चाहे ना, उसको इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लो। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे गले में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी ऐसा होता है खाना खाते समय माँ पिताजी बोलते हैं, है ना, कि बातें मत करो, बातें मत करो, क्योंकि गले में धांसा लग जाएगा, हिचकी आ जाएगी, निवाला फंस जाएगा। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि गले में थायराइड ग्लैंड होती है, जिसकी वजह से बोलने से, खाते समय बोलने से वो ग्लैंड खुल जाती है, इस तरीके से खुल जाती है जिसमें खाना उसमें फंस जाता है और हमको धांसा लग जाता है ना। ये इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इस टॉपिक को नोट कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है गले में पाई जाने वाली, ये भी गले में पाई जाती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। लार ग्रंथियां होती हैं, है ना,
स्लाइवरी ग्लैंड, हमने सेकंड सेकंड जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था लार लार ग्रंथियां बनती है जिसको स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। लार ग्रंथियां मैंने आपको पहला बताया था, माउथ बताया था, सेकंड बताया था खाना खाते हैं, ग्रास नलियों के द्वारा अंदर खाना जाता है, अमाशय में खाना पचता है जिसको स्टमक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लार ग्रंथियां हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाना खाना को पचाने के लिए। अगर हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर लार बनती है ना, उसको स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। उन्हीं के द्वारा हमारे खाना इजीली, मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे में खाना हमारा अंदर अमाशय तक पहुंच जाता है, जहाँ पे खाना स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे मैं जब टॉपिक आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगी डिटेल्स में, उसमें मैं आपको इजीली सबको समझा दूंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। ये टॉपिक वैसे थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी में, 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। इसको मैंने यहाँ पर बीच में इसलिए रखा है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ह्यूमंस को जीव रखा गया है, जीवों की वर्गीकरण जब करेंगे, ह्यूमंस को डिवाइड करेंगे, तब जीव, हम लोग भी जीवों में आते हैं ना, बट हम लोग कौन से जीव में बताते हैं अभी। हमारे पास बोलने की क्षमता है, हमारे पास हमारे पास बोलने की क्षमता है। बच्चे स्कूल में चैचे चैचे करते हैं ना, हम आपके सामने कर रहे हैं इसी तरीके से, है ना। अभी देखेंगे ये हम लोग भी इन्हीं के तरीके हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन हम सबसे एडवांस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के ह्यूमंस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के जीव हैं, क्योंकि हमारे पास बोलने की क्षमता ज्यादा है। जानवर बोल नहीं सकता है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। जब मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगी आपको तब एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। बॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान। मैंने लास्ट आपको बताया था जब मैंने आपको बायोलॉजी बताई थी, जब मैंने आपको बायोलॉजी बताई थी तब मैंने बताया था ये टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली तो बताई थी जूलॉजी, पहली बताई थी जूलॉजी, सेकेंड बताई थी बॉटनी, अभी टॉपिक आया है बॉटनी। बॉटनी को मैंने एक्सप्लेन क्यों किया है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बॉटनी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें पढ़ेंगे पौधे कैसे बढ़ते हैं, पौधे कैसे छोटे होते हैं, पौधों में कौन कौन से डिजीज होती हैं, बीमारियां पौधों में भी होती हैं, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे मैंने अभी आपको ह्यूमंस में पढ़ाया, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पौधों में भी पढ़ेंगे। वो श्वास कैसे लेते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो पौधे खाना ग्रहण कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, 9th क्लास से फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं हम लोग, है ना। छोटे बच्चों को भी क्लास 1 से पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, पौधे खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? बॉटनी में भी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बॉटनी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 से लेकर बीएससी करो, एमएससी करो, आगे कुछ भी पढ़ो, बॉटनी जुड़ी ही रहती है, कड़ी बाय कड़ी, कड़ी बाय कड़ी, एक ना एक से जुड़ा ही रहता है। ऐसे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस होता है खाना बनाने की क्रिया। खाना कैसे बनता है? पौधे, जो सन होता है ना, सूरज निकल रहा है, सूरज भाई प्रकाश डाल रहा है पौधों के ऊपर, है ना। अब हमने यहाँ पे सन बना दिया, आगे देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे सन बना दिया, ये तो सन दिख रहा है हमको, है ना। अब इसका प्रकाश पड़ रहा है पौधों पर, इसका प्रकाश पड़ रहा है पौधों पर। ये मैं टॉपिक अभी बेसिक समझा रही हूँ, खाली आपको डिटेल्स में भी पढ़ाएंगे। जब प्रकाश पड़ रहा है तो पौधे क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे। उसकी प्रकाश पड़ने की क्रिया जो होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस कहती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश पड़ने की क्रिया होती है। ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हार्मोन्स पढ़ेंगे। हार्मोन्स के जरिए पौधे जो होते हैं, वन में बहुत बड़ा जंगल है ना, अमेज़न जंगल का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, जहाँ से सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। कहाँ से मिलती है? अमेज़न जंगल से मिलती है, जो जंगल विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। विश्व में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जिनको मतलब बहुत ऊंचाई तक गए हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं ना, बहुत छोटे भी हैं।
ये चीजें हॉर्मोन्स पर डिपेंड करती हैं, चाहे ह्यूमंस के हार्मोन हो चाहे प्लांट के हार्मोन हो, ये हॉर्मोन्स ही तय करते हैं कि कौन कितना ऊंचा जाएगा, कौन कितना नीचा रहेगा, कौन मेल रहेगा, कौन फीमेल रहेगा। मेल्स में दाढ़ी मूछ का आना, पौधों में छोटा रह जाना, पौधों में पत्तियां ना आना, सिर्फ फूल का आना, ऐसी ये चीजें सारी क्या मतलब कौन डिसाइड करता है, वो हॉर्मोन्स ही डिसाइड करते हैं। सेकंड क्या पढ़ेंगे, डिजीज पढ़ेंगे। डिजीज पढ़ेंगे। डिजीज क्या होती है, बीमारियां होती हैं। ह्यूमंस में मैंने आपको बताई है ना, ह्यूमंस में मैंने आपको बताई बीमारियां होती हैं कई, जैसे मैंने आपको बताया था राइडो नाम का बीमारी है ना, जो एक वायरस के नाम से आई थी। एक वायरस जो था वो कुत्तों में पाया जाने वाला वायरस था, जो ह्यूमन में इंजेक्ट होने के बाद में ह्यूमंस भी वैसी हरकत करने लगता है जैसे कुत्ता हरकत करता है, जैसे लार गिराना, जैसे कुत्तों की तरह बोलना, भौंकना, है ना, कुत्तों की तरह नाखून चलाना, ये सारी हरकतें राइडो नाम का वायरस था जिसकी वजह से होता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो वो राइबडो नाम का जो होता है वायरस, वो बीच में मतलब इंजेक्ट हो जाता है बॉडी में। ऐसे ही डिजीज पौधों में भी होती हैं। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां ऐसे होती हैं, उसमें छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ये डिजीज होती है। उसमें एक तरीके का कीड़ा होता है, बीमारियां होती हैं जो लग जाती हैं, जिस वजह से पौधों में पौधे खराब हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं। मान लो हमने बैगन की फसल उगाई है लेकिन बैगन आ ही नहीं रहा है क्योंकि कीड़े लग गए हैं, वो डिजीज के जरिए होता है। आगे पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे अदर फैक्ट्स। अदर फैक्ट्स इसी में पढ़ेंगे। हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया था, आपको हाईलाइट करके दिखाया था, लेकिन अदर फैक्ट्स इसी में पढ़ेंगे। मतलब जैसे हमने पढ़ाया रिप्रोडक्शन, जैसे हमने पढ़ाया रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होने वाली जनन की क्रिया को कहते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन पौधों में ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि पौधों में होने वाली जनन की क्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। पौधों पौधों में होने वाला होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है हिंदी में कहते हैं परागण, परागण भी कहते हैं। पौधे, एक पौधे से दूसरा पौधा बनना, दूसरे से तीसरा बनना, तीसरे से वो बड़ा पौधा बन जाता है, चौथा, है ना, बड़ा होने के बाद में वो और अपने जैसे हूबहू पौधे उत्पन्न करने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं प्लांट्स में। लेकिन ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये किसी ने भी पढ़ाया हो, कहीं भी पढ़ते हैं हम, ये चीज गलत पढ़ते हैं, क्योंकि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है पौधों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिप्रोडक्शन होता है पौधों में, क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। आगे आपको किसी भी किसी भी टॉपिक को समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस चीज की वीडियो भी अपलोड करके बताएंगे आपको। इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सारे डाउट्स वीडियो में मैंने क्लियर करे हैं। जिस भी चीज अब टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम अगला चैप्टर लेकर आते हैं सेल का पार्ट 1, क्योंकि सेल बहुत लंबा टॉपिक है। इसका पार्ट 1 में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी टॉपिक बाय टॉपिक, है ना। थैंक यू।